वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर हम एक्सेल के जो फंक्शंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके डीसी और पीजीडीसी एग्ज़ाम के पर्पस से, तो वो फंक्शंस हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक डेटाबेस तैयार करना है ना। आपका डेटाबेस जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट नंबर, ये सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग है ना, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ये सभी स्टूडेंट का यूनिक एनरोलमेंट नंबर है। ठीक है। यहाँ पे सभी बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ है उनकी, मोबाइल नंबर जो उनका कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, सबका ईमेल एड्रेस जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है, और किसने कितनी फ़ीस अभी तक पे की है वो फ़ीस यहाँ पे दी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो कैटेगरीज आपकी है, जैसे कि आपके यहाँ पे है लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस और मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है। तो ये जो आपके फंक्शन है, इसमें से आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से 5-5 फंक्शन, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप तैयार कर भी लेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, वहाँ पे उतना टाइम नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले 5 आप कोई भी फंक्शन ले लीजिए, मैथ्स फंक्शन। तो जैसे यहाँ पे पहला फंक्शन जैसे लिया हमने यहाँ पे सम जोड़ने के लिए, है ना। तो सम आप किसी भी वैल्यू का सम आप निकाल सकते हैं ना। वैसे ये नॉर्मल फंक्शन है जो कि आपने और भी चलाया होगा। सम कैसे लगाना है, इक्वल्स टू, सम की स्पेलिंग SUM होती है। अगर आप गलत स्पेलिंग टाइप करेंगे तो एरर आएगी, फंक्शन रन नहीं होगा। जिस भी वैल्यू का सम निकालना है वो आप यहाँ पे नंबर दे देंगे। तो अभी तो फिलहाल मेरी फ़ीस जो है और भी फीस नहीं लिखी हुई है। अगर मंथ वाइज जैसे यहाँ पे जनवरी की फ़ीस आपने लिखी होती, यहाँ पे फरवरी की, तो आप यहाँ पे आराम से सम निकाल सकते थे, है ना। तो इसमें हम सम का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे सबकी टोटल निकालनी है कि टोटल कितना आपका यहाँ पे आया है, सबकी फ़ीस का टोटल। तो यहाँ पे जैसे कर्सर रखा मैंने, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, ये सबको जोड़ना है मुझे। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं, है ना। ये जो टैक्स है यहाँ से नहीं, जहाँ से नंबर है यहाँ से आप एड्रेस दे देंगे पूरा, और यहाँ तक, है ना। जो सेल है देखिए F42 ये है, 43 में तो हमारा सर कर्सर ये मतलब फंक्शन टाइप हो रहा है, तो वहाँ वो सेल का एड्रेस इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो भी अगर आ जाएगा तो आंसर उसमें प्रिंट नहीं होगा। बस ये दिया है F3, जहाँ से स्टार्ट किया है वो F3 से लेके F42 तक आप एंटर दबाएंगे तो सबका टोटल निकाल दिया, है ना। तो इस तरह से फंक्शन आपको इस तरह से लगाना है। सम, इसको मैं डबल क्लिक कर देती हूँ, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। इक्वल का साइन लगाया आपने, फंक्शन का नाम SUM सम, और ब्रैकेट के अंदर कहाँ से लेके कहाँ तक आपको वैल्यू को जोड़ना है, तो उसके लिए आप दे देंगे स्टार्टिंग सेल और एंड सेल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी वैल्यूज उस सेल में मतलब उस एरिया में जो भी नंबर लिखे गए होंगे उन सबको जोड़ दिया जाएगा, और एंटर दबाते ही आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है। तो एक फंक्शन होता है सम, ये मैथमेटिकल फंक्शन होता है ना। फिर एक इसमें होता है इवन फंक्शन, इवन, और एक होता है ऑड। ठीक है। यहीं से हम इवन और ऑड को देख लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है। इवन फंक्शन इवन नंबर को जानने के लिए, जैसे कि इज इक्वल टू और कोई भी नंबर जैसे आपने दिया, अगर वो जानना चाहते हैं कि इवन है ना, तो आप यहाँ पे इवन फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे इवन आपने लगाया, नंबर दिया, तो क्या ये इवन नंबर है, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, वही का वही नंबर आ रहा है, इसका मतलब वो इवन नंबर है। और यहाँ पर देखिए क्योंकि जीरो सब में लगा हुआ है तो सभी हमारे इवन नंबर ही है ना। अगर कोई ऑड नंबर होता, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया 21, तो 21 ऑड होता है, तो क्या दिया उसने, 22 दे दिया। मतलब कि जो भी आपका इवन नंबर है, इवन फंक्शन आउटपुट में क्या देता है, अगर जो नंबर आपने एड्रेस में दिया है अगर वो इवन है तो वही का वही नंबर आएगा, लेकिन अगर वो इवन नहीं है तो इसके बाद अगला इवन नंबर कौन सा होगा वो बता देगा। तो 21 के बाद 21 क्योंकि इवन नहीं होता, तो 21 के बाद इवन नंबर अगला कौन सा आता है, 22। उसी तरह से ऑड भी है। आपने यहाँ पे नंबर लिया 21, क्या 21 ऑड है, तो अगर वो ऑड है तो वो बता देगा कि 21 ऑड है। लेकिन अगर वो ऑड नहीं है ना, तो वो बता देगा जैसे कि ये ऑड नहीं इवन है, तो इसके बाद अगला ऑड नंबर कौन सा होता है, ये वाला, है ना।
तो आपको, अगर आप जानना चाहते हैं कि जो भी नंबर आपने लिखा है अगर वो ऑड है तो वही का वही आ जाएगा नंबर, इससे पता चल जाएगा कि वो ऑड नंबर है। लेकिन अगर वो ऑड नहीं होगा, मान लीजिए कि अगर जो नंबर है वो ऑड नहीं है, तो उसके बाद अगला ऑड नंबर कौन सा होता है ये फंक्शन वो बताता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे LCM एंड HCF। ठीक है, LCM कैसे निकालना है, LCM ब्रैकेट ओपन, और आपको जिन भी नंबरों का LCM, जैसे कि मुझे इन 3 नंबरों का 21, 22 और यहाँ पे 21 था, है ना, तीनों का मुझे LCM निकाल के आउटपुट चाहिए, तो LCM निकाल के आपको पूरा प्रॉपर बता देगा। तो ये सम की तरह दिया, बस लिखा मैंने यहाँ पे फंक्शन, और कहाँ से कहाँ तक के जो नंबर है जिनका LCM निकालना है वो आप दे करके एंटर कर देंगे तो ये LCM निकाल देगा। तो सभी नंबरों का आप LCM ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी उसने एड्रेस इन तीनों का ले लिया है ना। HCF होता है आपका, जैसे आपका LCM होता है वैसे एक HCF भी होता है। HCF को यहाँ पे फंक्शन HCF जो निकालते हैं अपन, फंक्शन का नाम आपको यहाँ पे मिलेगा GCD, है ना, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मतलब कि यहाँ पे फंक्शन का नाम HCF निकालने के लिए फंक्शन का नाम है GCD, है ना, ये HCF निकाल के बताएगा। तो इज इक्वल टू GCD, ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ से ब्रैकेट ओपन, और ये नंबर, तो इनका मुझे HCF अगर निकालना है तो मैंने नंबर दिया, तो एक कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो ये तीनों नंबरों को डिवाइड करेगा, तो वो है 1, क्योंकि 21, 22, 21 है ना, तो ये तीनों नंबर अलग अलग हैं तो ये 1 से डिवाइड होंगे, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया, अगर मैंने लिया है यहाँ पे 32, ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने यहाँ पे ले लिया 4 और यहाँ पे ले लिया 6, तो अब आपका ये तीनों डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर है आपका 2, है ना। अगर 2 भी नहीं होगा तो वो 1 दे देगा, क्योंकि 1 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे वो नंबर। और भी कुछ, जैसे आपने यहाँ पे जैसे 55 ले लिया, एक में आपने ले लिया मान लीजिए 75 और एक में ले लिया 90, तो ये नंबर तीनों डिवाइड हो जाएंगे 5 से, है ना। और अगर कोई नंबर नहीं मिल रहा तीनों को डिवाइड करने वाला तो वो 1 देता है, मतलब 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मैथमेटिकल 5 फंक्शन कौन से, सम, इवन, ऑड, LCM, GCD, ये 5 आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन में। तो टेक्स्ट फंक्शन में आपको यहाँ पे 5 फंक्शन तैयार करने हैं जो एग्जाम के पर्पज से है। तो एक लेफ्ट है ना, सबसे पहले तो लोअर, अपर, प्रॉपर, ये फंक्शन होते हैं, है ना। यहाँ से मैं फीस के बाद व्यू में इसको मैं फ्रीज कर रही हूँ ताकि हमारे जो कॉलम्स हैं वो अंदर चले जाएं। ठीक है, फ्रीज के बाद मैंने कर्सर रख के यहाँ से फ्रीज पे क्लिक किया। उसके बाद आप जैसे जैसे इधर आएंगे तो आपका ये जो कॉलम है वो शिफ्ट हो जाएंगे इधर। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें एक फंक्शन है लोअर, एक फंक्शन होता है अपर, एक होता है प्रॉपर, और एक होता है आपका लेन। लोअर फंक्शन क्या करेगा, इज इक्वल टू लोअर, जैसे कि मान लीजिए ये पूरे जो टेक्स्ट है, ये जो नाम लिखे हैं सारी कैपिटल लेटर में लिखे हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे स्मॉल लेटर में लिखना था, ये देखिए सभी कितने 50 स्टूडेंट्स है टोटल, तो 50 स्टूडेंट्स के नाम मैंने कैपिटल में लिख दिए हैं। अब अगर बाद में याद आता है कि कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर में लिखना था, तो फिर से आप लिखना पड़ेगा, फिर वही आपको जितना टाइम लगा था आधा घंटा पूरे बच्चों के नाम लिखने में, उतना आधा घंटा फिर से आपको वेस्ट करना होगा। तो उससे अच्छा आप लोअर फंक्शन चला लीजिए। तो यही जो पूरी लाइन है इसको आप पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर में। तो आपने इक्वल का, क्योंकि प्रिंट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन जिस जगह पे लग रहा है आउटपुट उसी जगह पे आएगा। तो इक्वल, फंक्शन का नाम लोअर, LOWER, और टेक्स्ट दे दीजिए, एक ही टेक्स्ट देना है, सभी नहीं देना है, सिर्फ सिंगल ये, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए उसको पूरे टेक्स्ट को, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, तो सबके नाम उसने स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके आपको दे दिए। अगर आप चाहते हैं कि इस जगह पे चाहिए तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए आप। ठीक है, तो उस कॉलम में जल्दी से जल्दी आपने वही नाम
पहले तो लोअर केस में मतलब स्मॉल, ठीक है। तो ये सारे नाम प्रिंट हो गए हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि इस जगह पे आ जाए तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो जल्दी से जल्दी आपने सारे नाम यहाँ से यहाँ पर आप देख पाएंगे फिर ये सारे स्मॉल लेटर में, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अगर स्मॉल लेटर में, जैसे अभी तो आपने कैपिटल में लिखा है, अगर स्मॉल लेटर में गलती से लिख देते आप और उसको कैपिटल करना होता तब आप अपर केस चलाएंगे। तो इज इक्वल टू अपर ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट दे दीजिए। तो स्मॉल देना होगा तभी वो अपर करके बताएगा। अगर आपने यही दे दिया तो वो तो पहले से ही अपर केस में है, तो वैसे का वैसे ही आउटपुट आने वाला है। तो आपको क्या करना होगा, इसको एडिट किया मैंने, B3 को हटाया यहाँ से और ये वाला सेल दिया जो स्मॉल में है, तो उसको वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके दे देगा। तो स्मॉल को कैपिटल करना है होता है तब अपर केस चलाते हैं, और कैपिटल को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है तब लोअर केस चलाते हैं, ठीक है। और एक होता है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर लिखने का फॉर्म क्या होता है, जैसे कॉपी में लिखते हैं पहला कैपिटल और बाकी के सारे स्मॉल लेटर में, तो उस केस में कन्वर्ट करेगा। तो ये देखिए है ना, यहाँ पे ये देखिए है ना, पहला जो है नाम का पहला अक्षर और सरनेम का पहला अक्षर कैपिटल रखा, बाकी सब स्मॉल। तो इसी तरह से वो सबको स्मॉल और कैपिटल में कर देगा कन्वर्ट। तो ये प्रॉपर केस। तो ये देखिए हम निकाल एक कर रहे हैं, बाकी 50 का वो खुद से निकाल रहा है ना। यही खास बात होती है फंक्शन में एड्रेस देने से। ये जो सेल का एड्रेस दे रहे हैं ये इसीलिए दे रहे हैं ताकि हम निकाले एक का कैलकुलेशन हम एक पे करें और बाकी सब पे ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाए। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ये सेल एड्रेस का यूज़ करना होता है। अगर आप सेल एड्रेस नहीं दे और यहाँ पे K3 में जो नाम लिखा हुआ है वो ना दे करके आप अगर यहाँ पे टाइप कर देंगे तो सब पे फिर उसी नाम को कैपिटल या स्मॉल में कन्वर्ट करके पूरी जगह पे वही भर देगा पूरे सेल में, है ना। तो इसीलिए हम सेल एड्रेस का यूज़ करते हैं ताकि नीचे करते ही वो नीचे वाले सेल एड्रेस चेंज कर लें। एक होता है लेंथ फंक्शन। टेक्स्ट की लेंथ बताने के लिए हम लेंथ फंक्शन, जैसे ये जो कपिल साहू नाम है कितने अक्षरों का नाम है वो अक्षर गिन करके बताएगा आपको। तो यहाँ पे लेंथ जो है 10 अक्षर का है। अगर आप देखेंगे तो बीच का जो स्पेस है वो स्पेस भी काउंट करता है। 5 अक्षर का नाम है और 4 अक्षर का सरनेम है और बीच में एक का स्पेस जो है वो भी गिन करके बता रहा है। टोटल 10 जो टेक्स्ट की लेंथ है। मतलब स्पेस अगर इस सेल में कहीं भी होगा, जैसे कि यहाँ पे यू के बाद कर्सर वही दिख रहा है, डबल क्लिक करके मैंने एडिट किया उसको और यू के बाद एक और स्पेस दे दिया तो उस स्पेस को भी गिन कर बताता है। तो ये लेंथ फंक्शन इस तरह से काम करेगा। और लास्ट फंक्शन आप इसमें एक और प्रिफेयर कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट राइट और एक होता है लेफ्ट राइट, है ना। तो लेफ्ट राइट जैसे कि इज इक्वल टू LEFT, लेफ्ट से कुछ अक्षरों को बाहर निकालना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ इनकी ईमेल आईडी निकालनी है, या फिर आप मान लीजिए मोबाइल नंबर में से 2 अक्षर निकालने होते हैं, या मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ में से कुछ निकालना होता है, या फिर इसमें से जो EN है यहाँ पे देखिए जो नंबर है उसको बाहर निकालना है, EN को नहीं निकालना। जैसे EN निकालना हो, लेफ्ट में तो EN है, लेफ्ट से निकालने के लिए ये वाला और राइट से निकालने के लिए ये वाला। तो जैसे इस सेल में से पहले क्या दिया हमने, टेक्स्ट दिया, कॉमा 2 अक्षर बाहर निकालने हैं लेफ्ट से, तो ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो सेल एड्रेस आपने दिया, जैसे सेल एड्रेस चेंज हो गया है, सेल एड्रेस ये वाला, और 2 अक्षर निकालने हैं तो ये देखिए EN निकाल दिया। लेफ्ट में जो 2 अक्षर है वो सबके निकाल दिए, तो सब में क्योंकि लेफ्ट में EN है तो वो EN निकाल देगा। और राइट से मान लीजिए निकालना है तो राइट से जैसे कि इज इक्वल टू RIGHT ब्रैकेट ओपन आपने यहाँ पे दिया, और राइट से मान लीजिए मुझे कॉमा करके देना है 5। किस सेल से निकालना है पहले वो दे देंगे, कितने अक्षर निकालने हैं राइट से, 5। तो ये देखिए, तो ये इनरोलमेंट और इन दोनों को हमने अलग अलग निकाल लिया, नंबर को और EN को अलग अलग निकाल लिया, ठीक है। तो ये लेफ्ट एंड राइट फंक्शन है ना। तो ये टोटल 5 या 6 हो गए हैं या 7 हो गए हैं। तो इस टेक्स्ट फंक्शन आप 5 कम से कम एग्जाम में आपको बताने हैं। उसी तरह से फिर हम चलते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन में। तो डेट टाइम फंक्शन आपके डेट पर चलेंगे, जैसे कि ये डेट का कॉलम है, डेट टाइम फंक्शन सारे इस डेट के कॉलम मतलब डेट पर ही परफॉर्म हो सकते हैं। अगर उसमें सेल एड्रेस में कोई टेक्स्ट दे दे, नंबर दे दे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे आपने ये शीट बनाई, ठीक है, आपने स्टूडेंट्स की ये शीट बनाई है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये शीट बनाई है, 50 लोगों की एंट्री की है, सबकी डेट ऑफ बर्थ सबकी अलग अलग डाली है ना। अब अगर मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसमें ये कंबाइन है डेट ऑफ बर्थ,
1 जनवरी 1989, ये किसकी डेट ऑफ बर्थ है? फर्स्ट वाले की, दूसरे वाले की ये है, तीसरे वाले की ये है ना। सब कंबाइन कर दिए, डे मंथ ईयर तीनों साथ में है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे डे अलग निकालना था, डे अलग सेल में लिखना था, तारीख मंथ अलग सेल में और ईयर जो है अलग सेल में, तीनों अलग अलग सेल में चाहिए थे, लेकिन मैंने कंबाइन कर दिए। तो आप अलग अलग कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको यहाँ पे 3 फंक्शन मिले हैं, डे मंथ ईयर। ठीक है, तो डे फंक्शन कैसे चलेगा? इज इक्वल टू डे ब्रैकेट ओपन, कंबाइंड डेट जिसमें है आप ये दे करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो 1 तारीख है तो 1 तारीख अलग निकाल दी। उसी तरह से मंथ आपने सेल का एड्रेस सेम वैसे देना है, बस फंक्शन का नाम चेंज हो रहा है, सेल एड्रेस वही देना है। तो मंथ भी एक ही, पहला ही मंथ है। ईयर तो आपने यहाँ से दे दिया ईयर ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये देखिए तीनों के डे मंथ ईयर हमने अलग अलग निकाल लिए है ना। लगाना कैसे है? इक्वल्स टू डे C3 सेल का एड्रेस दिया ब्रैकेट क्लोज, जिसमें पूरा कंबाइन लिखा है। ऐसे ही यहाँ पे बस फंक्शन चेंज हुआ है मंथ, लेकिन C3 सेल का एड्रेस और ईयर C3 सेल का एड्रेस है ना। और बस तीनों को सिलेक्ट करके मैंने सबकी सीरीज आप अलग अलग बनाइए या एक साथ तीनों को कंबाइन करके सीरीज को खींच दीजिए। तो देखिए जिसमें जो तारीख है एग्जैक्ट वही तारीख निकाली है, जो मंथ है एग्जैक्ट वही मंथ निकाला है, और जो ईयर चल रहा है एग्जैक्ट वही ईयर उसने निकाला है। तो डे मंथ ईयर अलग अलग निकालने के लिए आप डे मंथ ईयर फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर कभी ऐसी कंडीशन निकल के आ गई कि डे मंथ ईयर अलग अलग लिखे हैं आपने, लेकिन ऐसे कंबाइन लिखना भूल गए आप और ऐसे अलग अलग लिख दिए, और कंबाइन लिखना था इतने सारे लोगों की, फिर आप कंबाइन कैसे लिखेंगे? बहुत टाइम लगेगा। तो आपको फिर यहाँ पे एक और फंक्शन दिया है कि अलग अलग लिख देते हैं और कंबाइन करना है, तब डेट फंक्शन चला लीजिए। इक्वल्स टू डेट ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले क्या मांग रहा है? ईयर, तो ईयर पे क्लिक किया, फिर क्या लगाना है? कॉमा। सिंटेक्स को आपको ध्यान रखना है, कॉमा करके मंथ देना है, कॉमा डे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये देखिए कंबाइन कर दिया। तो अलग अलग करना होता है तब डे मंथ ईयर अलग अलग फंक्शन चला लेंगे, और अगर कंबाइन करना है अलग अलग लिखना पहले पड़ेगा तभी कंबाइन हो सकता है ना। अगर अलग अलग लिखा भी नहीं है तो फिर आपको डेट तो वैसे ही टाइप करनी होगी कि डेट का कॉलम मतलब आपने बनाया ही नहीं है। ठीक है, उसी तरह से एक होता है नाउ और एक होता है टुडे। टुडे फंक्शन क्या करेगा? आज की करेंट डेट अगर आपको जाननी है अपने कंप्यूटर सिस्टम की, तो इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट ओपन और क्लोज। तो कंप्यूटर में जो भी आज करेंट डेट हो रही है, जो भी आपके कैलेंडर में डेट है, अगर गलत डेट है तो वो गलत डेट देगा। मेरे कंप्यूटर में 1/22/2021 पूरी सही डेट डली हुई है, तो एंटर दबाते ही वो डेट बता देगा। मतलब आज की डेट जानना है आपको अगर, तो फिर आप टुडे फंक्शन चलाएंगे। और नाउ फंक्शन डेट के साथ साथ अभी समय क्या हो रहा है वो भी जानना है, तो आप इक्वल्स टू नाउ ब्रैकेट ओपन और क्लोज, उसके अंदर कुछ नहीं देना है। तो अभी की डेट, आज की डेट के साथ साथ अभी करंट में क्या टाइम हो रहा है वो टाइम भी बताएगा। ठीक है, तो ये 5-6 फंक्शन आप डेट एंड टाइम के प्रिपेयर करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट आपका यहाँ पे है लॉजिकल फंक्शन। तो लॉजिकल फंक्शन थोड़े बड़े होते हैं, है ना। तो आप अपने हिसाब से लिखने के हिसाब से आप 3 छोटे छोटे फंक्शन या 4 भी अपने हिसाब से जितने आ जाए आपको याद, और जितने पता हो कैसे लिखना है क्या लिखना है। नोट्स में तो पूरे प्रॉपर सारे फंक्शन बताए गए हैं, समझाए गए हैं, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकली जितना आप अपने हिसाब से लिख पाओ उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके करना है ना। तो एक आप इफ़ फंक्शन बता सकते हैं इसके अंदर। इफ़ फंक्शन का यूज़ कब करते हैं? जब कंडीशन लगानी होती है। जैसे कि यहाँ पर यहाँ पे जैसे फीस का भी एक कॉलम बनाया था, है ना। यहाँ पे पहले मैं फीस के कॉलम को बाहर निकालना है, तो पहले मैंने अनफ्रीज किया और यहाँ से मैं फ्रीज कर रही हूँ, है ना। यहाँ से मैंने फ्रीज किया, तो और थोड़ा सा साइज़ कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से अंदर शिफ्ट हो रहा है। अब देखिए मुझे ये जानना है जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन आपका है इफ़। ठीक है, इफ़ फंक्शन का यूज़ कब किया जाता है? जब हमें कोई वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए हमारी जो कोर्स की फ़ीस थी वो 10,000 थी, है ना। किसी ने कितने रुपए भरी है फ़ीस? किसी ने 4,500, किसी ने 30,000, किसी ने 55, किसी ने 6,000, 9,000, है ना। 10,000 टोटल थी, है ना। कुछ लोगों ने 10,000 भी भर दी है। ठीक है, तो मुझे ये जानना है कि किसकी 10,000 हो गई है कंप्लीट। तो मुझे यहाँ पे चाहिए यस, मतलब कि इस बंदे की फ़ीस कंप्लीट हो गई है तो यस। और अगर जिसकी फ़ीस कंप्लीट नहीं हुई, मतलब 10,000 से 1 रुपया भी कम है, तो नो आ जाना चाहिए इस कॉलम में। जिसका भी फ़ीस यहाँ पे, जैसे ये 55 रुपये है, फ़ीस कंप्लीट नहीं है तो नो,
इसकी भी कंप्लीट नहीं है तो नो, है ना। 10,000 से नीचे वाले जितने भी हैं नो, और 10,000 भी अगर जिसका है, 10,000 जिसका है तो, है ना। ठीक है, फंक्शन समझ में आ गया। करना क्या है, फीस जिसकी भी 10,000 है उसको हमें यस प्रिंट करवाना है, जिसकी नहीं है मतलब 10,000 से 1 रुपया भी कम है तो नो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लगाएंगे कैसे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में क्या दिया मैंने, ये सेल का एड्रेस। यहाँ पे अभी ये नहीं देखना है 55 है, अभी देखिए बस F3 जो सेल है उसमें जो भी लिखा हुआ है फीस, अगर वो इक्वल हो 10,000 के, मतलब उसने फीस भर दी है ना। F3 में अगर 10,000 मिल जाएगा उसको, इसका मतलब कंडीशन ट्रू मिल गया है। तो क्या आ जाना चाहिए यहाँ पे आ जाएगा यस, है ना। या फिर आप कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं, है ना। कंप्लीटेड की मतलब फीस कंप्लीट है ना। और अगर कंप्लीट नहीं हुई तो 10,000 अगर F3 में नहीं मिला तो क्या आना चाहिए, नॉट कंप्लीटेड या नो कर देते हैं, है ना। तो ये नो, है ना। दो कंडीशन लगाई है मैंने, मतलब यहाँ पे एक तो ट्रू पार्ट में दिया है कंप्लीटेड, अगर उसको यहाँ पे 10,000 मिल गया तो F3 में 10,000 इक्वल, F3 सेल में इक्वल 10,000 है तो, और अगर नहीं हुआ तो नो आ जाएगा, एंटर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे F3 में तो देखिए नो आया, क्योंकि वहाँ पे फीस उसकी कंप्लीटेड नहीं है ना। तो देखिए जहाँ जहाँ कंप्लीटेड मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे 10,000 है, ये 10,000, जहाँ जहाँ 10,000 है वहाँ कंप्लीटेड दिख रहा है, तो उससे पता चल रहा है कितने बच्चों से फीस लेनी है, यहाँ पे निकाल सकते हैं। आगे चल के मान लो इसने आके फीस भर दी, मान लो कर दी 10,000 पूरी कंप्लीट, तो जैसे यहाँ पे 10,000 की एंट्री होगी, क्योंकि फंक्शन लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंप्लीटेड आ जाएगा, है ना। तो ये फीस स्ट्रक्चर को के लिए बहुत सही रहता है कि आप यहाँ पे बस सेल में, क्योंकि सेल एड्रेस यहाँ पे दिया है F3 में भविष्य में जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से वो आउटपुट यहाँ पे प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो कैसे किया, इक्वल्स टू F3, क्या चाहिए हमें यहाँ पे, इक्वल 10,000 हो जाए तो कंप्लीटेड आ जाना चाहिए, और उससे थोड़ा भी कम रहे, मतलब 10,000 अगर नहीं हुआ, मान लो 11 भी हो गया, क्योंकि हमने फंक्शन क्या लगाया वहाँ पे 10,000, तो वो 10,000 ही देखेगा, 11 भी दे दिया तो भी नो। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 में क्या होगा कि 10,000 या 10,000 के ऊपर जो भी है उसके ऊपर आपको क्या दे देगा, वो कंप्लीटेड प्रिंट कराएगा, वरना नो, मतलब कि फीस उसकी कंप्लीट है, ठीक है। फिर एक इसमें होता है आपका, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। ट्रू फॉल्स कैसे चलेंगे, इक्वल्स टू ट्रू, है ना। इसकी दो कंडीशंस होती हैं, एक आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, एक तो सीधा सीधा भी चलेगा ये, जैसे ट्रू फंक्शन, है ना। ट्रू आप लगा करके भी, या फिर सीधे सीधे में किस तरह से वर्क करेंगे, जैसे ये, क्या F3 में ग्रेटर देन 10,000 है, मैंने कंडीशन क्या लगाई, इक्वल, ट्रू फॉल्स नहीं लिखा मैंने, है ना कुछ भी। क्या F3 में ग्रेटर देन 10,000 है, तो अगर होगा तो वो दे देगा आंसर में ट्रू, और अगर नहीं होगा, जैसे ये नहीं है 10,000 के ऊपर नहीं है तो ये फॉल्स दे दिया। तो ये ट्रू फॉल्स फंक्शन इस तरह से सीधा सीधा चलता है ना, ये ट्रू एंड फॉल्स, है ना। यहाँ पे लॉजिकल कंडीशंस को अगर आप ओपन करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला में लॉजिकल में आप इफ़ के बाद देखेंगे तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है, ये अलग अलग है, लेकिन वो अगर आप कंडीशन लगाते हैं तो एक जगह पे जब कंडीशन मैच होने पर ट्रू आता है तो वो ट्रू हो गया, और फॉल्स होने पर फॉल्स आता है तो वो फॉल्स हो गया। तो ये दो अलग अलग फंक्शन है जो चलते एक साथ है ना। उसके अलावा एक होता है नॉट फंक्शन। नॉट जो फंक्शन होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव, मतलब उल्टा काम करेगा, जैसे कि मैंने सेम दिया जैसे ट्रू फॉल्स में, क्या ये ग्रेटर देन 10,000 है ना, पर यहाँ पे मैंने लगा दिया नॉट, तो इसका मतलब है क्या ये 10,000 के ऊपर नहीं है। नॉट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप नॉट को आप हटा देते हो यहाँ से, नॉट को अगर ध्यान नहीं देते हो तो इतने का मतलब क्या हुआ, आप ये जानना चाह रहे हो कि क्या F3 में 10,000 के ऊपर है वैल्यू, तो एंटर दबाते ही वो ट्रू दे देगा, जैसे इसमें दिया था ट्रू, क्योंकि ये 10,000 से ऊपर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नॉट आ गया है तो अब क्वेश्चन क्या हो गया आपका, क्या F3 में 10,000 से ऊपर नहीं है,
तो क्योंकि यहाँ पे है तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, उल्टा एकदम, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, क्या ये 10,000 से ऊपर नहीं है, तो क्योंकि ये सच में नहीं है तो इसलिए ट्रू हो गया। ठीक है, ये इस तरह से काम होता है। तो ये 2-3 फंक्शन, 4 फंक्शन, इफ, ट्रू, फॉल्स और नॉट, ये आप इसमें टेक्स्ट लॉजिकल फंक्शन में बता सकते हैं। फिर एक होता है लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन। तो लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन में एक फर्स्ट है आपका एड्रेस फंक्शन। एड्रेस फंक्शन किसी भी सेल का, जैसे ये जो बॉक्सेस होते हैं इनका जो एड्रेस होता है वो जानने के लिए आप यहाँ पे एड्रेस फंक्शन चलाएंगे। एड्रेस आपने लगाया, रो नंबर मांग रहा है, रो नंबर जैसे हमने दिया 3, रो के तो वैसे ही आपको पता चल जाएंगे एड्रेस, क्योंकि लेबल इनके 1 2 3 4 होते हैं। इनके लेबल ABCD के फॉर्म में होते हैं, फिर यहाँ से Z से A B शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे फिर समझने में दिक्कत होती है। तो मान लीजिए मुझे जानना है 126वें कॉलम का नाम क्या होगा, और कॉमा करके यहाँ पे 4 मेथड होते हैं। अगर आपने एब्सोल्यूट लिया, जैसे 1 दिया हमने, एब्सोल्यूट देखना है, तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, देखिए चौथी रो का एड्रेस होगा आपका, रो क्या दिया है, तीसरी, और कॉलम 126, तो चौथी रो। अब एब्सोल्यूट दिया है आपने, तो कॉलम के नाम के आगे डॉलर आ रहा है, रो के नाम के आगे डॉलर आ रहा है ना। तो रो आपकी है तीसरी, है ना, रो तीसरी है, तो रो का नाम तो 3 ही रहेगा, लेकिन कॉलम जो 126वें नंबर का होगा उसका नाम होगा DV, 126वें। तो देखने का तरीका है कि नाम के आगे, कॉलम के नाम के आगे डॉलर आ गया, रो के नाम के आगे डॉलर आ गया एब्सोल्यूट में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया था 1। अगर हमने 2 लिया तो रो एब्सोल्यूट होगी, मतलब रो के नाम के आगे डॉलर आएगा, कॉलम के नाम के आगे डॉलर नहीं आएगा। आप 2 देखिए, तो रो का नाम जो था DV, रो के नाम के आगे डॉलर आ रहा है, कॉलम का नाम जो है DV, उसके नाम के आगे डॉलर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिया है, और कॉलम यहाँ पे रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। और अगर आप रिलेटिव रो चाहते हैं मतलब, और कॉलम एब्सोल्यूट चाहते हैं, मतलब कॉलम के नाम के आगे डॉलर आए और रो के नाम के आगे डॉलर नहीं आए, तब आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ये वाला थर्ड। और 4 अगर आप ले लेंगे तो 4 में सिंपल कोई भी साइन नहीं आएगा, सीधा सीधा आउटपुट आ जाएगा कि तीसरे नंबर की रो और 126वें नंबर का कॉलम का नाम होगा DV, जो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एड्रेस फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन आपके पास है एरिया फंक्शन, एरियाज फंक्शन। एरिया फंक्शन क्या करेगा, एरिया बताता है, जैसे कि ये पूरा जो डेटाबेस है ना, इसको पूरा जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया, ये ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो ये कितने एरिया थे, पर्टिकुलर एरिया को गिनकर बताएगा। लेकिन ये एक में प्रॉपर काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पे एक से ज़्यादा एरियाज को काउंट करना चाहते हैं तो आपको ब्रैकेट 2 बार ओपन और क्लोज करना होगा, मतलब फंक्शन लगाया, ब्रैकेट को 2 बार और ऊपर। ये बस एक फंक्शन ऐसा है पूरे एक्सेल में, मतलब पूरे आपके टेक्स्ट लुकअप एंड रेफरेंस के अंदर, जिसमें आपको प्रॉपर आउटपुट चाहिए, तो आपका 2 बार ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरिया से लगाया, और एक एक करके आप एरिया दे दीजिए, ये कॉमा ये, है ना, और ये करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो एरिया को काउंट करके बता देगा। और ब्रैकेट भी 2 बार क्लोज होगा यहाँ पे, है ना, ओपन 2 बार होगा, क्लोज 2 बार होगा। तो आपने कॉमा कर करके एरिया दे दिया, तो वो एरियाज को काउंट करके बताएगा। ठीक है, फिर एक होता है कॉलम फंक्शन, फिर होता है रो एंड रोज। कॉलम फंक्शन क्या करेगा, कॉलम फंक्शन जैसे कि आपने, जैसे ये वाला जो ई है, ई का कॉलम, ई जो कॉलम है, ये मैंने कॉलम का रेफरेंस दिया ई नंबर का, तो ई नंबर के कॉलम का नाम जानना है, मतलब कौन से नंबर का है वो, ई कौन से नंबर का होता है, तो वो गिनकर बता देगा। जैसे A1 होता है, B2 होता है, तो ई 5वें नंबर का होता है ना। ये Z तक तो आप आसानी से ऐसे ही निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन A के बाद फिर जैसे ए का आपको जानना है कि ये कौन से नंबर का कॉलम है, तो ए वाला सेल का, मतलब उस कॉलम में कर्सर रख दिया आपने, कहीं पर भी, सेल कोई सी भी हो, रो कोई सी भी ले ली मान लीजिए, है ना, ए का जानना है, तो ये आपको बता देगा कि 31वें नंबर की ये 31वें नंबर का कॉलम है। ठीक है, और कॉलम्स फंक्शन क्या करेगा, एस जिसमें लगा हुआ है वो, आप इसमें एरे मांग रहा है, उसमें एरे नहीं, एक सेल का एड्रेस मांग रहा था, है ना, जैसे कि मैंने ये दिया, तो इसमें कितने, ये एरिया जो आपने दिया इसमें कितने कॉलम कवर हुए हैं गिन करके ये फंक्शन बताता है। ठीक है, 3 कॉलम कवर हुए हैं। उसी तरह से रो
ब्रैकेट ओपन। ये किस नंबर की रो है, तो ये नंबर, इसमें नंबर रो में तो ऐसे ही पता चल जाता है कि 9th नंबर की रो है, क्योंकि उनके रो के लेबल कैसे होते हैं 1 2 3 4 के फॉर्म। ठीक है। एंड लास्ट जो रो फंक्शन है, रोज फंक्शन है आपका, वो किस तरह से काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने ये एरिया दिया है, तो इसमें कितने रो कवर हुए हैं वो गिन करके बता देगा। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए, है ना, कुछ भी फंक्शन का आप एड्रेस यहाँ पे वो भी देख सकते हैं, क्या टाइप हुआ है यहाँ भी देख सकते हैं फॉर्मूला बार में, और यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है आपका रो, ये इसमें कितने रो कवर हुए हैं वो काउंट करके बता देगा। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट टाइम फंक्शन, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथमेटिकल, इनमें से 5 फंक्शन आप एग्जाम DCA PGDCA के एग्जाम के पर्पज से आप इस तरह से ये समझ के, मतलब कॉपी में लिखना है आपको, इतने ही फंक्शन बस लिखने हैं, है ना। उसके अलावा बाकी सारे फंक्शन हमने क्लास में किए हैं, है ना, प्रॉपर। सब कुछ आप एग्जाम में लिख के आ जाए ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि टाइम कम होता है और एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा टाइम नहीं देना होता है ना। तो आप 5 फंक्शन, उसके अलावा बाकी सब हमने क्लास में किए भी हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आगे चल के आप बताइएगा, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, या फिर क्लास में वो चीज़ें समझा दी जाएंगी। ठीक है। और कोई दिक्कत होती है तो फिर आप अपने ग्रुप में मैसेज करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है फिर, ओके, बाय बाय।